क्या होता है मन और चेतन मन? मन हमारे शरीर का एक ऐसा शक्तिशाली अंग है जिसकी अद्भुत और असीमित शक्तियाँ ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा सकती हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर यह मन होता क्या है। मन एक जड़ पदार्थ है जिसे शरीर की भाषा में मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क जड़ होने के कारण इसमें न तो स्वयं की कोई शक्ति होती है और न ही इसका कोई अस्तित्व ही होता है, परंतु जब यह आत्मा के संपर्क में आता है तो उसकी चैतन्यता से इसमें एक प्रकार का स्पंदन होने लगता है। इसी स्पंदन को मन कहा जाता है। आत्मा की शक्ति से चैतन्य होने के बाद हमारे जड़ मन का स्वरूप बड़ा विचित्र हो जाता है। एक तरफ यह संसार का सबसे शक्तिशाली पदार्थ होकर वही स्थान प्राप्त कर लेता है जो स्थान सृष्टि रचना में ब्रह्मा का होता है, तो दूसरी तरफ अहंकार, इंद्रियों की वासनाओं तथा मिथ्या कल्पनाओं के कारण यह आत्मा को भूलकर स्वयं ही कर्ता रूप हो जाता है और जगत के मिथ्या पदार्थों से आसक्त होकर झूठे माया जाल में उलझ जाता है। वह सोचता है कि मन ही सब कुछ है, मन के अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसा चिंतन करते करते वह असत्य पदार्थों को भी सत्य समझने लगता है। इसलिए अपार शक्तियां होने के बावजूद मनुष्य स्वयं को शक्तिहीन मानता रहता है। हमारा मन तो एक ही होता है, परंतु कार्य और स्मृति के आधार पर भारतीय दर्शन में इसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। चेतन मन यानी कॉन्शस माइंड, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शस माइंड तथा अचेतन मन यानी अनकॉन्शस माइंड। वैसे तो एक चौथा अतिचेतन मन यानी सुपर कॉन्शस माइंड भी होता है, परंतु वह विशेष उपयोगी न होने के कारण हम यहाँ केवल 3 मनों की ही विस्तृत चर्चा करेंगे। कुछ विद्वान मन को केवल चेतन मन और अवचेतन मन केवल 2 प्रकारों में ही विभाजित करते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो अवचेतन मन में अचेतन मन और अतिचेतन मन भी आ जाते हैं। इसलिए मन के प्रकारों से भ्रमित न होते हुए ऐसा समझ लें कि 3 मेमोरी कार्ड हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे नीचे अचेतन मन, उसके ऊपर अवचेतन मन और सबसे ऊपर चेतन मन है। इनमें से सबसे ऊपरी मन यानी चेतन मन को छोड़कर अन्य सभी मनों में यादें संग्रहित रहती हैं। चेतन मन हमारे स्थूल शरीर से, अवचेतन मन सूक्ष्म शरीर से तथा अचेतन मन कारण शरीर से संबंधित होता है। वैसे तो मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार के मनों की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, परंतु इनमें से चेतन मन तथा अवचेतन मन का हमारे दैनिक जीवन में सबसे अधिक महत्व होता है। जिस व्यक्ति ने अपने इन दोनों मनों की शक्तियों को समझ लिया और उनका सही उपयोग कर लिया तो वह अपने जीवन में वह हर चीज़ प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। इसलिए हम इस वीडियो में इन दोनों मनों की ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तथापि अचेतन मन के बारे में इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि यह मन हमारे मन की सबसे गहरी परत है। हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उन्हें हम भले ही भूल जाएं, परंतु वे नष्ट नहीं होती। वे हमारे अवचेतन मन में आ जाती हैं और कुछ समय बाद वे अचेतन मन में चली जाती हैं। इस प्रकार इसमें दुखद और सुखद अनुभवों, इच्छाओं और वासनाओं तथा पाप और पुण्य माने जाने वाली यादें भरी रहती हैं। ये यादें अवचेतन मन की अपेक्षा अधिक जटिल होने के कारण उन्हें याद करना आसान नहीं होता, इसलिए इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत कम उपयोग होता है। ये हमारे आगामी जन्म के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसी प्रकार जब अवचेतन मन और अचेतन मन को किसी तरह जागृत कर लिया जाता है तो यह स्थिति अतिचेतन मन कहलाती है। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ होने से सामान्य व्यक्ति को न तो उपलब्ध है और न ही उसके लिए उपयोगी है। अब हम जान लेते हैं कि चेतन मन क्या होता है। चेतन मन संपूर्ण मन का लगभग 10% भाग है। शेष 90% भाग में अन्य सभी मन आते हैं।
चेतन मन का आकार भले ही छोटा हो, परंतु इसमें दक्षता और क्षमता इतनी होती है कि यह संपूर्ण शरीर, इंद्रियों और अवचेतन मन पर ठीक उसी तरह शासन करता है जिस प्रकार किसी कार्यालय में कोई प्रमुख अधिकारी सभी विभागों पर नियंत्रण रखते हुए उन्हें निर्देश देता है और सभी विभाग उसके निर्देशों का पालन करते हैं। चेतन मन के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं। इंद्रियों के माध्यम से बाहर की जानकारी एकत्रित करना, एकत्रित जानकारी को अवचेतन मन तक पहुंचाना, जानकारी का विश्लेषण या तुलना करना तथा निर्णय करना। चेतन मन स्वयं बाहरी जगत से सीधे कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए यह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करता रहता है। इसके बाद उस प्राप्त जानकारी पर विचार, विश्लेषण या तुलना कर उसकी स्मृति को संग्रहित करने के लिए अवचेतन मन तथा अचेतन मन को हस्तांतरित करता रहता है, क्योंकि इसके पास स्मृति को संग्रहित करने की क्षमता नहीं होती। चेतन मन वस्तुनिष्ठ एवं तर्कशील होता है। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं या कोई तर्क करते हैं या कोई निर्णय लेते हैं तो ये सब काम हम चेतन मन से ही करते हैं। यानी हमारे जितने भी दैनिक ऐच्छिक कार्य होते हैं उनके लिए हमारा चेतन मन ही जिम्मेदार होता है। जो काम सजग होकर किए जाते हैं और जिनकी हमें जानकारी होती है वे सब काम चेतन मन से ही होते हैं। चेतन मन अच्छे और बुरे, सत्य और असत्य में अंतर कर सकता है। जैसे यदि आप बीमार हैं और चेतन मन से कहें कि मैं बीमार नहीं हूँ तो यह इस बात को नहीं मानेगा और कहेगा कि फिर आप चारपाई पर क्यों पड़े हो। इसे यह भी पता होता है कि अच्छे या शुभ कार्यों के परिणाम सुखद तथा बुरे या अशुभ कार्यों के परिणाम दुखद होते हैं। इसके पास किन्हीं विचारों और कार्यों को करने या न करने की स्वतंत्रता होती है, इसलिए यह चाहे तो किसी बात को स्वीकार कर सकता है और चाहे तो अस्वीकार कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि फिर यह गलत काम क्यों करता है? तो इसका कारण यह है कि इस स्तर पर मनुष्य में अहम भाव रहता है, इसलिए विचार एवं कार्य अच्छे हों अथवा बुरे उसी के अनुसार उनका निष्पादन होता है। चेतन मन को किसी कार्य का न तो पुराना अनुभव होता है और न ही आदत होती है, इसलिए हम जब पहली बार कोई काम करते हैं तो हमें पूरा भरोसा नहीं होता। हमें डर, झिझक, आशंका या चिंता का अनुभव होता है और उस काम को सोच समझकर बड़े ध्यान से करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें डर लगता है और संशय होता है और कभी कभी तो हम असंतुलित होकर गिर भी जाते हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में हमारा चेतन मन पूरी तरह सक्रिय एवं सावधान होकर काम करता है। चेतन मन आराम करता है, सोता है और निष्क्रिय भी होता है, परंतु यह निद्रा, योग निद्रा, ध्यान तथा बेहोशी आदि की स्थिति को छोड़कर हमेशा चेतन, सजग और सक्रिय रहता है। इसलिए इसे मन का पहरेदार भी कहा जाता है। चेतन मन की एक विशेषता और होती है कि जब तक यह सक्रिय एवं सजग रहता है तब तक अवचेतन मन को प्रभावित नहीं करने देता। यदि यह पूरी तरह सक्रिय एवं सजग रहते हुए निष्क्रिय या निद्रित न होने का संकल्प कर ले तो मनुष्य को अवचेतन मन से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित ही होना पड़ता है। इसलिए यदि अवचेतन मन से कोई शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक लाभ लेना हो तो सबसे पहले अपने चेतन मन को किसी तरह निष्क्रिय या निद्रित करना होता है। चेतन मन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद एक विरोधाभास यह है कि यह अपने अधिकांश कामों के लिए अवचेतन मन पर निर्भर रहता है। जब इसे सामान्य स्थिति में कोई चिंतन करना होता है तो यह अवचेतन मन से पुरानी स्मृतियां लेकर ही चिंतन करता है, जिससे यह हर समय चंचल और अनियंत्रित बना रहता है। यह शुभ चिंतन और काम की बातें अपेक्षाकृत कम करता है। इसे अशुभ चिंतन करने, बेसिर पैर की बातें सोचने तथा निरर्थक कल्पनाएं करने में बहुत रस आता है। खाली समय में तो यह कभी कभी ऐसे ऊटपटांग चिंतन करता है कि उन्हें आप अपने किसी स्वजन या मित्र को भी नहीं सुना सकते।
इस अनावश्यक और आदतन चिंतन का परिणाम यह होता है कि मन उद्वेग, भ्रांति, भय, आवेश, हिंसा तथा संशय आदि का केंद्र बन जाता है और इसकी अधिकांश मस्तिष्कीय ऊर्जाएं और शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। चेतन मन की गति तो इतनी तीव्र होती है कि यह पल भर में हजारों मील दूर पहुंच जाता है और पल भर में ही लौटकर दूसरे विचारों में व्यस्त हो जाता है। अर्थात अवचेतन मन से जो भी अच्छी या बुरी प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके लिए आपका चेतन मन ही जिम्मेदार होता है।